कर रही है और कई संदिग्ध लोगों को कस्टडी में लेकर, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह भी बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, क्योंकि यूपी एटीएस की टीम भी रात 10 बजे के बाद हमने यहां पर देखी और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। हालांकि जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, रिपब्लिक भारत ने जब एटीएस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम इस घटनास्थल को देखने के लिए आए थे। जाहिर बात है, इसके कनेक्शन उत्तर प्रदेश से सहारनपुर में पहले जुड़ चुके थे जतिन, और अब एक टीम जो है यूपी एटीएस की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त रेड कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। वो कनेक्शन जिसका हम लगातार शाम से ही जिक्र कर रहे हैं और लगातार जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जिक्र कर रहे हैं, उसको अब एजेंसियां दरकिनार नहीं कर रही। जतिन, बिल्कुल, देखिए यूपी एटीएस भी इसलिए आई थी क्योंकि सहारनपुर एंगल बिल्कुल जुड़ा हुआ था और जैश को लेकर पिछले काफी समय में यूपी एटीएस भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन बात फिर से आके वहीं शुरू खड़ी हो जाती है कि एक नया टाइप का मॉड्यूल, इस तरीके का ब्लास्ट जो है वो पहले किसी ने देखा नहीं। दिल्ली में आखिरी जो हमने ब्लास्ट जो अनफॉर्चुनेट था वो दिल्ली हाईकोर्ट 2008 में हुआ था। उसके बाद से इस तरीके का मॉड्यूल जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना, जो एक तरीके से फ्यूल है उसका इस्तेमाल करना, क्योंकि अमूमन जब देखा जाता था तो आरडीएक्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, और यही कारण है कि एक नए तरीके का पैटर्न, और यही वजह है कि एनआईए भी इसको स्टडी करना चाहती है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोई दूसरी घटना दोबारा से ना हो, इसको लेकर खासतौर पर ध्यान रखा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, एनआईए का फोकस इस बात को लेकर भी है कि कुछ डार्क वेब में ऐसे पेजेस है जिसके जरिए ये लोग आपस में संपर्क में थे। कुछ टेलीग्राम के भी पेजेस बताए जा रहे हैं। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकली वो सभी एजेंसीज आपस में शेयर कर रही है, और यही कारण है कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरे से साझा भी कर रहे हैं। बिल्कुल साझा कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, जैसे एक बड़ी इंफॉर्मेशन जतिन ने इस वक्त अगर हम इस पूरी बात को भी देखें, सहारनपुर की भी हम बात कर रहे हैं, हम फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एपिसेंटर क्या है? इस पूरे घटनाक्रम का जो एपिसेंटर है वो जीएमसी अनंतनाग है, यानी अनंतनाग का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसका एपिसेंटर है। और उसका कारण क्या है उसको भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो तमाम कनेक्शंस हैं, ये जो तमाम डॉक्टर्स हैं, चाहे डॉक्टर आदिल की बात करें, डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें या डॉक्टर उमर की बात करें, ये रेजिडेंट रह चुके हैं जीएमसी के। ये वही जीएमसी है जहां पर सबसे पहले वो AK-47 बरामद हुई थी, जिसके बाद इस मामले की जांच गहनता से शुरू हुई और वहां पर ये तीनों रहे। कुछ वक्त तक उन्होंने वहां पर प्रैक्टिस की, वहां पर अभ्यास किया, और इसके बाद फिर वो अलग अलग लोकेशंस पर बट गए। एक शख्स दिल्ली के आसपास आता है, एक शख्स फरीदाबाद में जाकर बैठ जाता है, एक शख्स उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहता है, लेकिन सबकी एक तरह से मोडस ऑपरेंडी आपस में जुड़ी हुई थी। जतिन, बिल्कुल, देखिए उमर की जब आपने बात की और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का जिक्र किया, तो एक पूरा टाइमलाइन उमर का हमारे पास इस समय मिला है। 2017 में उमर ने क्वालिफाई कर लिया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर। 2018 जम्मू में वो वहां पर पहुंचा। उसके बाद जो पुलवामा जम्मू कश्मीर के अंदर आता है वहां पर उसने अपनी पूरी ट्रेनिंग ली। 2020 तक वो वहीं पर ही रहा, और 2020 के बाद से वो कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहा पुलवामा में, और उसके बाद वो फरीदाबाद आके शिफ्ट हो गया। फरीदाबाद में अल फतह जो यूनिवर्सिटी है वहां पर ये लोग साथ में रहे हैं। अभी जो लिंक स्टैब्लिश हो रहा है डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल, जिसके ठिकानों से तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक मिला, ये एक ही यूनिवर्सिटी में पिछले 3-3.5 साल से थे। मोहम्मद डॉक्टर मुजम्मिल की भी बात कर ले, वो भी 3.5 साल से था, और अब इस उमर की भी बात जो संदिग्ध बताया जा रहा है गाड़ी के अंदर जिसने खुद को फिदाइन की तरह उड़ा लिया, वो भी उसी यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। तो एक यूनिवर्सिटी बहुत कॉमन है फरीदाबाद की। फरीदाबाद इसलिए भी स्टैब्लिश हुआ, 2900 किलो विस्फोटक मिला, और उसके बाद श्रीनगर का जो पूरा कनेक्शन, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एजेंसीज मिलकर साथ में इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल, और जाहिर बात है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसने कई लोगों को कभी ना भूलने वाला दर्द भी दिया है। अभी जानकारी यह है कि एक शख्स जिनका नाम पंकज है, जिनकी उम्र 22 साल है, वो बिहार के रहने वाले थे और लापता बताए जा रहे हैं। उनका परिवार कह रहा है कि वो गाड़ी चलाते थे और इस धमाके में उनकी गाड़ी के भी परकच्चे उड़े हैं, लेकिन पंकज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनसे खास बातचीत की है रिपब्लिक भारत ने, आपको सुनाते हैं। किले में जो घटना हुई है उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पे हैं, लेकिन एलएनजेपी अस्पताल के बाहर एक शख्स मौजूद है मेरे साथ। आप यहाँ पे पहुंचे हैं, आपका नाम क्या और आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरा नाम आशुतोष है, मैं कजन भाई है एक मेरा, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम पंकज है।
मैं वो 5 बजे निकला था, हमारे पड़ोस में एक सवारी थी उसे लेके, और यहाँ पे वो छोड़ने के लिए आया हुआ था रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। 7 साढ़े 7 बजे के बाद जब हमें न्यूज़ मिली है लास्ट की, उसके बाद से उसका फ़ोन कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा है। हम उसे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं 8:30 बजे के आसपास। हमने इसे हॉस्पिटल में भी उसे पता करा है, और वहाँ पे हम थाने भी गए थे, तो वहाँ से भी हमने पता करा, पर वो एक्चुअली उसका कुछ पता चल नहीं रहा था। फिर हमने उसकी गाड़ी को आइडेंटिफाई करना शुरू करा। गाड़ी आइडेंटिफाई करते करते सुबह के 5:30-6 बज गए। गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई है। गाड़ी आइडेंटिफाई होने के बाद हमें गाड़ी दिखाई कि गाड़ी पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है और पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब उसके बेसिस पे उन्होंने बोला है अथॉरिटी ने कि वो अभी हमें बॉडीज़ दिखाएंगे, उस बॉडी में से हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे। लास्ट टाइम कुछ बात हुई? ये आपने सुना, ये परिवारों का दर्द है, ये पीड़ितों का दर्द है, जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं, वो परेशान हैं, और ये परेशानी वो रिपब्लिक भारत के साथ, आपके साथ साझा कर रहे हैं। जाहिर बात है कि प्रशासन इनको देखेगा और ऐसे लोगों की मदद त्वरित गति से होनी चाहिए। यही रिपब्लिक भारत की इस वक्त कोशिश है, और इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पर, चाहे वो LNJP हॉस्पिटल हो या जिस जगह पर यह धमाका हुआ, उस ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं कि लगातार जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक और गाड़ी इस वक्त मूव वहां से हुई है, संभवतः ये FSL की टीम है जो इस वक्त आई है। जतिन, पीछे हम जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से यहीं से दिखाने की कोशिश कीजिए कि FSL की एक टीम यहाँ पर पहुंची है और फॉरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट किया। बिल्कुल, देखिए ये वही FSL की टीम है जो सुबह भी यहाँ पर थी। जो सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं उनको तुरंत लैब तक पहुंचाना भी है, ताकि रिपोर्ट जल्दी से मिले और एग्जैक्ट कॉज क्या था, किस तरीके का विस्फोटक का इस्तेमाल किया, वो चेक किया जाए। इस गाड़ी के जरिए वो जो सैंपल्स हैं वो भी भेजे गए थे, और वापस अभी ये गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और फॉरेंसिक टीम ऑलरेडी अंदर मौजूद है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। रिपब्लिक पर छापेमारी कर रही है और कई संदिग्ध लोगों को कस्टडी में लेकर, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह भी बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, क्योंकि यूपी ATS की टीम भी रात 10 बजे के बाद हमने यहां पर देखी और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। हालांकि जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, रिपब्लिक भारत ने जब ATS के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम इस घटनास्थल को देखने के लिए आए थे। जाहिर बात है इसके कनेक्शन उत्तर प्रदेश से सहारनपुर में पहले जुड़ चुके थे जतिन, और अब एक टीम जो है यूपी ATS की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त रेड कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। वो कनेक्शन जिसका हम लगातार शाम से ही जिक्र कर रहे हैं और लगातार जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जिक्र कर रहे हैं, उसको अब एजेंसियां दरकिनार नहीं कर रही। जतिन, बिल्कुल, देखिए यूपी ATS भी इसलिए आई थी क्योंकि सहारनपुर एंगल बिल्कुल जुड़ा हुआ था, और जैश को लेकर पिछले काफी समय में यूपी ATS भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी। लेकिन बात फिर से आके वहीं शुरू खड़ी हो जाती है कि एक नया टाइप का मॉड्यूल, इस तरीके का ब्लास्ट जो है वो पहले किसी ने देखा नहीं। दिल्ली में आखिरी जो हमने ब्लास्ट जो अनफॉर्चुनेट था वो दिल्ली हाईकोर्ट 2008 में हुआ था। उसके बाद से इस तरीके का मॉड्यूल जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना, जो एक तरीके से फ्यूल है उसका इस्तेमाल करना, क्योंकि अमूमन जब देखा जाता था तो RDX का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। और यही कारण है कि एक नए तरीके का पैटर्न, और यही वजह है कि NIA भी इसको स्टडी करना चाहती है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोई दूसरी घटना दोबारा से ना हो, इसको लेकर खासतौर पर ध्यान रखा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, NIA का फोकस इस बात को लेकर भी है कि कुछ डार्क वेब में ऐसे पेजेस हैं जिसके जरिए ये लोग आपस में संपर्क में थे। कुछ टेलीग्राम के भी पेजेस बताए जा रहे हैं। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकली वो सभी एजेंसीज आपस में शेयर कर रही है, और यही कारण है कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरे से साझा भी कर रहे हैं। बिल्कुल साझा कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, जैसे एक बड़ी इंफॉर्मेशन जतिन ने इस वक्त अगर हम इस पूरी बात को भी देखें, सहारनपुर की भी हम बात कर रहे हैं, हम फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एपिसेंटर क्या है? इस पूरे घटनाक्रम का जो एपिसेंटर है वो GMC अनंतनाग है, यानी अनंतनाग का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसका एपिसेंटर है। और उसका कारण क्या है उसको भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो तमाम